Hello everyone, welcome back to the channel. In this video we'll continue with carbon and its compounds. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कार्बन कंपाउंड्स के बारे में, बेसिक कार्बन का स्ट्रक्चर क्या होता है, कार्बन इलेक्ट्रॉन गेन या लूज क्यों नहीं करता. We have studied about covalent bonds and we also studied about allotropes of carbon. So we'll go further in this video. Let's begin. सो लेट अस बिगिन विद वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन. जब हम बात करते हैं वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन तो उसका मतलब है कि कार्बन इतना ज़्यादा वर्सटाइल क्यों है. वाई कार्बन कैन मेक सो मच ऑफ बॉन्ड्स, वाई कार्बन इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह हर कंपाउंड में. अगर हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, प्लांट सेल, एनिमल सेल, किसी भी चीज़ों में देर आर मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स जहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है. तो वाई, व्हाट इज़ दैट प्रॉपर्टी जिसकी वजह से कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स बना पा रहे हैं. So the number of compounds whose formula are known to chemists are recently estimated to be in millions. Why is it that this property is seen in carbon and no other element? इतने ज़्यादा कंपाउंड्स या इतने लॉन्ग कंपाउंड्स, इतने बल्कि कंपाउंड्स हमें कार्बन में ही क्यों मिलते हैं और किसी में क्यों नहीं मिलते. सो द मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस आर कैटेनेशन, टेट्रावैलेंसी एंड स्मॉल साइज. अगर आपसे दो फैक्टर्स पूछे जाएँ तो the two main factors are catenation and tetravalency, which are very very important. And the third reason जिसकी वजह से कार्बन ये सारी चीज़ें कर पा रहा है उसके स्मॉल साइज़ की वजह से. सो कैटेनेशन देखते हैं. कैटेनेशन का मतलब है द यूनिक एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन गिविंग राइज टू लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. इसका मतलब कार्बन की ये प्रॉपर्टी कि कार्बन अपने साथ तो बॉन्ड बना ही लेता है, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में तो बॉन्ड बनते ही बनते हैं, प्लस उसके अलावा कार्बन दूसरे एटम्स के साथ लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फोरस, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनके साथ वो इजीली बॉन्ड बना लेता है. सो द डेफिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यूनिक एबिलिटी ऑफ कार्बन, कार्बन की एक यूनिक एबिलिटी जिसकी वजह से वो बहुत सारे कंपाउंड्स बना पा रहे हैं विद अदर एटम एज वेल इज कॉल्ड कैटेनेशन. दीज कंपाउंड्स में हैव लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, ब्रांच चेन ऑफ कार्बन और इवन मे बी अरेंज्ड इन रिंग्स. तो कार्बन जो है वो स्ट्रेट चेन बना सकते हैं, जैसे आप इस स्ट्रक्चर में देख रहे हो कि यहाँ पे 4 कार्बन एटम्स और स्ट्रेट चेन में अटैच्ड है. कार्बन के ब्रांच स्ट्रक्चर भी होते हैं इस टाइप से, या फिर कार्बन के साइक्लिक मतलब कि रिंग स्ट्रक्चर्स भी होते हैं. एज आई टोल्ड इन द प्रीवियस वीडियो ऑल्सो कि वील एक्सप्लेन ऑल द स्ट्रक्चर्स इन अनदर सेपरेट वीडियो जिसमें आई विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स एंड आई विल एक्सप्लेन कि वो स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं और उनकी नेमिंग कैसे करते हैं. Apart from that, the third point in catenation is the carbon may be linked by single bond, double bond और triple bond. कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी हो सकता है और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है. सो दिस वाज अबाउट कैटेनेशन कि उसकी यूनिक एबिलिटी है बहुत सारे एटम के साथ कंबाइन करने की, उसके स्ट्रक्चर स्ट्रेट, ब्रांच और साइक्लिक हो सकते हैं और वो सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है. तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन में, दैट इज टेट्रावैलेंसी. नाउ दिस इज़ अ वेरी इजी पॉइंट क्योंकि टेट्रा का मतलब होता है 4 और वैलेंसी का मतलब है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन या उसकी वैलेंसी, उसके बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी. तो क्योंकि हमने पढ़ा था कि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, दैट मीन्स उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 4. तो उसके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और आउटरमोस्ट शेल में को कंप्लीट करने के लिए उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. इसका मतलब कार्बन को कितने और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 4. तो इसलिए वो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है. तो वो किसी के साथ भी बॉन्ड बनाए, चाहे कार्बन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, वो हमेशा अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई ज़रूर करता है. दैट मीन्स एट वन टाइम कार्बन ऑलवेज फॉर्म 4 बॉन्ड्स. ये चीज़ हमने डायमंड वाले स्ट्रक्चर में भी पढ़ी थी जब हमने कहा था ईच कार्बन एटम बॉन्ड्स विद 4 अदर कार्बन एटम. ग्रेफाइट में भी हमने पढ़ा था कि कार्बन 3 अदर कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है, प्लस क्योंकि अब उसने 3 ही बॉन्ड बनाए होते तो वो एक डबल बॉन्ड भी बनाता है वहाँ पे. सो यू शुड रिमेंबर कि टेट्रा वैलेंस मतलब कि कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स एक टाइम पे ये 4 बॉन्ड्स बनाएगा. सो कार्बन हैज़ द वैलेंसी ऑफ 4 एंड सो इज कॉल्ड टेट्रावैलेंट. Thus, it is capable of bonding with 4 other atoms of carbon or atoms of some monovalent element. तो अगर कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना है, मोनोवैलेंट मतलब वो एलिमेंट जो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, जैसे हाइड्रोजन जिसके साथ भी बनाता है सिंगल बॉन्ड बनाता है. तो अगर कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो वो एक ही टाइम पे 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा. ठीक है. सिमिलरली अगर कार्बन नहीं है, अगर वो ले रहा है ऑक्सीजन, अगर हाइड्रोजन के साथ नहीं बना रहा, ऑक्सीजन के साथ, तब कार्बन, क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है तो फिर यहाँ पे अगर सिर्फ ऑक्सीजन के साथ बन रहे हैं तो 2 बनेंगे ताकि कार्बन के 4 बॉन्ड्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाए. नेक्स्ट पॉइंट इज स्मॉल साइज. अब स्मॉल साइज का क्या लेना देना है? कार्बन हैज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज. दिस enables द न्यूक्लियस टू होल्ड ऑन टू द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली. क्योंकि कार्बन का स्मॉल स्ट्रक्चर है, ये न्यूक्लियस है,
यहाँ पे फर्स्ट शेल, यहाँ पे सेकंड शेल। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ प्रेजेंट है, वो ज़्यादा दूर नहीं है। स्मॉल साइज़ की वजह से न्यूक्लियस का इसके साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, न्यूक्लियस इसको होल्ड करके रखता है इलेक्ट्रॉन्स को, तो जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड बनता है वो स्ट्रॉन्गर होता है। लेकिन अगर कोई एलिमेंट बड़ा होता जाएगा, जैसे सपोज 1 शेल, 2 शेल, 3 शेल या 4 शेल, तो न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट शेल जितनी दूर हो जाएगी उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा। तो वो बॉन्ड्स जो हैं वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएंगे जितने कार्बन के केस में बनते हैं। सो कार्बन का जो स्मॉल साइज़ है वो हेल्प करता है कि ये जो न्यूक्लियस है, जो सेंटर में न्यूक्लियस है, बिकॉज न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन। तो ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जितनी पास में रहेंगे इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। सो दिस वॉज अबाउट द वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कि कार्बन के वर्सेटाइल नेचर के लिए 3 मेन रीजन होते हैं, कैटेनेशन, टेट्रावैलेंसी एंड स्मॉल साइज। अब कार्बन अकेला एक ऐसा एलिमेंट तो नहीं है जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर रहा है। जैसे हमने कहा कि कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, उसकी कॉन्फ़िगरेशन है 2 4, दैट मीन्स उसके आउटरमोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, बट इट इज़ नॉट द ओनली एलिमेंट। अगर हम बात करें दूसरे एलिमेंट्स जैसे कि सिलिकॉन, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14, इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2 8 4। ना इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स ये भी प्रेफर करेगा कि 4 इलेक्ट्रॉन ना तो गेन करे ना तो लूज करे, इंस्टेड 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करे, एंड इट डज सो। ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाता है। बट देन वाई आर वी नॉट स्टडिंग अबाउट सिलिकॉन? हम ये सारी प्रॉपर्टीज़ की वर्सेटाइल नेचर कार्बन का है, सारी चीज़ें कार्बन में होती हैं, वाई आर वी गिविंग इंपॉर्टेंस टू कार्बन एंड नॉट सिलिकॉन? सिलिकॉन में उतनी ज़्यादा कंपाउंड्स क्यों नहीं नज़र आते? हमने कहा कार्बन के बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स हैं, मिलियन ऑफ कंपाउंड है, कार्बन हर जगह एग्जिस्ट करता है। कार्बन के बड़े बड़े चेन, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कार्बन एक मॉलिक्यूल में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, बट ऐसा सिलिकॉन में नहीं हो रहा, या ऐसा और किसी इलेक्ट्रॉन एलिमेंट में नहीं हो रहा जिसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो। सो लेट वी विल सी कि वाई सिलिकॉन एंड कार्बन आर नॉट कंसिडर्ड इक्वल, या सिलिकॉन में वो सारी प्रॉपर्टीज़ क्यों नहीं हो रही, या वो उतना वर्सेटाइल नेचर क्यों नहीं शो हो रहा जितना कार्बन में हो रहा है। Now see, silicon form compounds with hydrogen which have chains up to 7 or 8 atoms. तो बेसिकली जो सिलिकॉन के जो कंपाउंड बनते हैं उसमें मैक्सिमम 7 to 8 एटम्स तक होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते। इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है ये स्मॉल साइज़, क्योंकि सिलिकॉन का साइज़ बड़ा है, इसमें 2 शेल्स हैं, इसमें 3 शेल है। तो अगर हम सिलिकॉन का स्ट्रक्चर देखें तो सिलिकॉन का स्ट्रक्चर विल बी लाइक, ये रहा न्यूक्लियस, दिस इज़ द फर्स्ट शेल, दिस इज़ द सेकंड शेल, दिस इज़ द थर्ड शेल। अब जैसे जैसे शेल्स बढ़ती रहेंगी, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता रहेगा, तो दे विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी लेसर, तो उतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स नहीं बनेंगे। तो सिलिकॉन के बारे में आपको याद रखना है, सिलिकॉन भी टेट्रावैलेंट है, उसके भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन उसकी जो चेन्स होती हैं वो अप टू सिर्फ 7 और 8 एटम्स तक होती हैं। नो अदर एलिमेंट एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन टू द एक्सटेंट सीन इन कार्बन। कैटेनेशन के बारे में हमने क्या देखा था? कैटेनेशन के बारे में हमने पढ़ा था कि जो कंपाउंड, जो एलिमेंट होता है वो दूसरे एटम के साथ कंबाइन करता है, उसके स्ट्रक्चर स्ट्रेट, ब्रांच या रिंग हो सकते हैं, वो सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। तो ये सारी चीज़ें जितनी हद तक, जितने एक्सटेंट तक हमें कार्बन में नज़र आती है उतने एक्सटेंट तक किसी और में नज़र नहीं आती। द कार्बन कार्बन बॉन्ड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हेंस स्टेबल। दिस गिव्स अस द लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स विद मेनी कार्बन एटम लिंक टू ईच अदर। तो कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा स्टेबल भी है। इसकी वजह से हमें उसके बहुत सारे कंपाउंड्स मिलते हैं, वेरा सिलिकॉन में ऐसा नहीं होता। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो देयर इज अ येलो बॉक्स इन विच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हेडिंग दी हुई है, दैट इज वाइटल फोर्स थ्योरी। Organic compounds were initially extracted from natural substances, and it was thought that these carbon compounds or organic compounds could only be formed within a living system. जितने भी organic compounds पहले मिलते थे ना, वो सारे natural substances से ही extract करे गए थे। इसका मतलब है organic substances होते हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और उसके साथ कुछ ना कुछ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब चीज़ें होती हैं। तो जितने भी जैसे ऑयल्स वगैरह, केरोसिन, पेट्रोल, ये सारे दीज आर द क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सोप्स, डिटर्जेंट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो पहले जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते थे ये हमें नेचर से ही मिलते थे, या तो प्लांट्स में या तो एनिमल्स के थ्रू, यहीं से ही मिलते थे। तो ये चीज़ मानी जाती थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए एक स्पेशल फोर्स रिक्वायर्ड होता है जो कि सिर्फ लिविंग सिस्टम में होता है। तो क्योंकि ये सिर्फ लिविंग सिस्टम में मिलता है तो दैट मीन्स दे नीड अ स्पेशल फोर्स विच इज़ फॉर्म्ड इन अ लिविंग सिस्टम। दिस थ्योरी वॉज सेड टू बी एज
वाइटल फोर्स थ्योरी कि एक वाइटल फोर्स, एक स्पेशल फोर्स चाहिए होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करने के लिए, बट दैट वाज नॉट ट्रू। उस टाइम ऐसा माना गया क्योंकि उस टाइम तक कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में प्रिपेयर नहीं करे गए थे, वो सिर्फ नेचर से डिराइव या नेचर से ऑब्टेन करे गए थे। बट लेटर ऑन इन 1828 फ्राइडरिच वोलर डिसअप्रूव दिस थ्योरी, उन्होंने इस थ्योरी को डिसअप्रूव करा। उन्होंने यूरिया बनाया था लैब में फ्रॉम अमोनियम साइनेट। जब उन्होंने अमोनियम साइनेट को हीट करा तो उससे यूरिया मिला, एंड यूरिया इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ यूरिया, आफ्टर द आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ यूरिया, ये चीज़ क्लियर हो गई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज करने के लिए कोई वाइटल फोर्स की ज़रूरत नहीं होती। द नेक्स्ट थिंग इज सैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड्स का मतलब है कंपाउंड्स विच आर ओनली हैविंग सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन आइटम। हमने पढ़ा था कैटेनेशन में कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलेंगे सैचुरेटेड कंपाउंड। So, the compounds of carbon which are linked by only single bond between the carbon atoms are called saturated compounds. These compounds are normally not very reactive. ये बहुत ज़्यादा reactive compounds नहीं होते. These are comparatively stable compounds. तो इनको commonly हम बोलते हैं alkanes. These are commonly known as alkanes. We will study about the alkanes और इसके structures. Saturated compounds में alkanes इनको commonly बोला जाता है और इसके बहुत सारे example है like methane, ethane, propane, butane, pentane and so on, and we will discuss the structures in a separate video. Next thing, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स अब वो होते हैं जिनमें कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है या फिर कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। सो द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैविंग डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स आर कॉल्ड एज unsaturated compounds. They are more reactive than saturated compounds. Saturated compounds less reactive होते हैं, लेकिन unsaturated जो होते हैं वो more reactive होते हैं। more reactive का मतलब है ये बहुत जल्दी react करते हैं, तो इसलिए ये ज़्यादा stable नहीं होते। सो अगर कार्बन के बीच में कार्बन कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो इनको हम कॉमनली बोलते हैं एल्कीन्स। और अगर कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, अगर कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो मतलब कि वहाँ पे 3 बॉन्ड प्रेजेंट हैं, तो उसको हम बोलते हैं एल्काइन्स कॉमनली। तो हमारे पास 3 कैटेगरीज ऑफ कंपाउंड्स आ गए। अगर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उनको जनरली बोला जाता है एल्केन्स। अगर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उनको जनरली बोला जाता है एल्कीन्स। और अगर कार्बन कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उनको जनरली बोला जाता है एल्काइन्स। दिस वन इज सैचुरेटेड एंड दीज टू आर अनसैचुरेटेड। वन थिंग विच यू शुड रिमेंबर इज कि चाहे स्ट्रेट चेन हो, चाहे ब्रांचिंग हो, चाहे साइक्लिक हो, उन सब में ही सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड हो सकते हैं। तो हमने पढ़ा था, हमने देखा था कि कार्बन की स्ट्रेट चेन भी हो सकती है। तो ऐसा हो सकता है कि स्ट्रेट चेन के बीच में सिंगल हो या फिर डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो सकते हैं या ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो सकते हैं। उसी तरह अगर कार्बन की चेन की ब्रांचिंग हो रही है लाइक 1 2 3 4, अगर यहाँ कोई ब्रांचिंग हुई है तब भी पॉसिबल है कि इधर डबल बॉन्ड हो या फिर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो, तो दैट कैन बी पॉसिबल। अगेन अगर कार्बन कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहा है लाइक दिस, यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है कि कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का मतलब होता है वो कंपाउंड जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हो। तो बेसिकली अगर हमारे पास कोई कार्बन चेन है तीन एलिमेंट्स की, 3 कार्बन की, सपोज लाइक दिस, ठीक है, और अगर ये 4 कार्बन की, और अगर हम इसको स्ट्रेट में भी बना सकते हैं या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम इसकी ब्रांचिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे कार्बन लिए 4 कार्बन एटम्स, इनको हम स्ट्रेट चेन में भी अरेंज करते हैं। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम यहाँ पे कार्बन की ब्रांचिंग कर दें। ठीक है, जितनी बड़ी कार्बन चेन होगी उतनी ज़्यादा ब्रांचिंग्स बन सकती हैं। हमें अगेन आई एम रिपीटिंग कि अभी इन दिस टॉपिक आई एम ओनली इंक्लूडिंग द थ्योरी पार्ट। मैं सिर्फ थ्योरी एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसके स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वी कैन नॉट इग्नोर दैम, बट येस वील मेक अनदर वीडियो फॉर इट जिसमें आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू ड्रॉ ऑल द स्ट्रक्चर्स। सो चेन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का मतलब है सेम नंबर ऑफ कार्बन हो, सेम केमिकल फॉर्मूला हो, लेकिन उसकी अरेंजमेंट अलग अलग हो। हमने उसको स्ट्रेट चेन में बना दिया या हमने उसकी ब्रांचिंग कर दी, देन दोज आर नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स।
So such compounds with identical molecular formula but different structures are called structural isomers, and this phenomena कि वो ऐसा represent कर रहा है, this is known as isomerism. It is not possible to have isomers of methane, ethane and propane. एक कार्बन हो, दो कार्बन हो या तीन कार्बन हो तो हम उनकी ब्रांचिंग नहीं कर सकते, उसमें से स्ट्रेट चेन ही बन सकती है. बट अगर मोर देन 3 कार्बन्स होंगे, 4, 5 और मोर देन दैट, तो उसकी ब्रांचिंग हो सकती है. सो आइसोमेरिज्म इज़ अ फिनोमेना जिसमें दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स का सेम फार्मूला होता है और वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पोसेस करते हैं. तो इस फिनोमेना को बोलते हैं आइसोमेरिज्म, और ऐसे स्ट्रक्चर्स को, जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स हमें मिलते हैं, उनको बोलते हैं आइसोमर्स. So with this I'll end the video at this point only. In another video we'll continue the topic. In the next video we'll study about heteroatom, functional group and hydrocarbon. That will be the last part of theory, and then we'll discuss about all the structures of, चाहे वो alkane के हो, alkene, alkyne के हो, structural isomers हो या electron dot structures हो. I hope you are finding it useful. I hope आपके doubts clear हो रहे हो, आपको chapter समझ में आ रहा हो. Thank you for watching the video.